अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड ईयर वेक्टर एनालिसिस हमारी चल रही है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आज हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तुम्हें फ़ंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन असल में एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। और इसमें दो तरह के फ़ंक्शन हो सकते हैं, स्केलर फ़ंक्शन और वेक्टर फ़ंक्शन। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर रफली स्पीकिंग में अगर आपको कहूँ तो स्केलर फ़ंक्शन ऐसा फ़ंक्शन होगा कि जिसमें आई जे के इन्वॉल्व नहीं होंगे, जस्ट वेरिएबल होंगे। यानी एफ ऑफ एक्स वाई जेड अगर फंक्शन है तो ये इक्वल टू हो सकता है एक्स वाई जमा वाई जेड, इस तरह से कोई वैल्यू होगी, लेकिन इसमें आई जे के कंपोनेंट नहीं होंगे। जब वेक्टर इस शक्ल में होगा तो आपने कहना है कि ये फंक्शन स्केलर फंक्शन है। और अगर फंक्शन इस शक्ल में आ जाता है कि एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस के, तो क्या है कि अब इसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल तो मौजूद हैं, लेकिन आई जे के कंपोनेंट मौजूद हैं जो कि इसको वेक्टर बना रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन वेक्टर फंक्शन कहलाता है। ये आपके समझने के लिए बात है। एट डेफिनेशन इसकी जो बुक में दी है वो ये है कि फॉर ईच रियल नंबर टी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्केलर। अगर कोई ऐसा स्केलर आ जाता है तो आप उसको कहते हैं कि ये स्केलर फंक्शन है। और अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है तो आप उसको कहते हैं ये, इसमें डोमेन जो है ये रियल नंबर होती है और रेंज भी रियल नंबर होती है। जबकि वेक्टर फंक्शन में डोमेन तो रियल नंबर होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो सेट ऑफ वेक्टर्स होती है। आंसर कोई वेक्टर आता है। करना हमने ये है कि इस एक्सरसाइज में हमने देखना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं कैसे लेते हैं। ये हमने पहली एक्सरसाइज में सीख लिए। बस अब हमने फंक्शंस के डॉट, और पहले हमने वेक्टर्स के डॉट और क्रॉस लिए थे ना, अब हमने जो वेक्टर्स लेने हैं वो फंक्शनल फॉर्म में लेने हैं। तो अगर फंक्शनल फॉर्म में हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं तो तब उनका डॉट और क्रॉस हम किस तरह से लेते हैं। फिर है फंक्शन की मैग्नीट्यूड किस तरह से लेते हैं। सारा प्रोसीजर वही है जैसे आम वेक्टर्स का होता है। इसी तरीके से ये देखिए मैग्नीट्यूड लेनी है तो वही तरीका आपके पास जैसे वेक्टर होता था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो फिर उसमें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर और उसकी मैग्नीट्यूड ले लेते थे। बिल्कुल इसी तरीके से आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर और के कंपोनेंट का स्केयर, और फिर उसका जजर ले लिया जाए। जब आप ये काम करते हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाती है वेक्टर की। अब साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास एफ ऑफ टी की मैग्नीट्यूड आ गई। नेक्स्ट आपके पास है इसका सेकेंड वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल। वेरिएबल भी स्केलर है और उसमें फंक्शन भी स्केलर है, और उसका कोई वेक्टर फंक्शन होगा तो वो किस तरह से। देखिए स्केलर वेरिएबल है टी, इसका कोई स्केलर फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, और उसका कोई वेक्टर फंक्शन वो जी ऑफ एफ ऑफ टी होगा। और ये देखिए ये बताया जी ऑफ टी भी स्केलर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी, यहाँ पे जी को स्केलर वेरिएबल ले लिया। तो इफ फॉर ईच स्केलर फंक्शन जी ऑफ टी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर एफ रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ टी, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी। बस लिखने की बात है। बात की समझ ये वेरिएबल, फिर ये स्केलर फंक्शन, और फिर ये वेक्टर फंक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ एन एफ एंड जी आर द वेक्टर फंक्शंस देन बट विच इज़, इनका सम क्या होगा, इनका डॉट क्या होगा, इनका क्रॉस क्या होगा। जब इनका सम लेंगे तो आई कंपोनेंट आई में जमा होगा, जे में, के में, लेकिन आई जे के साथ साथ रहेंगे, तो ये आंसर एक वेक्टर फंक्शन होगा। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई खत्म हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और के डॉट के 1 हो जाएगा। आंसर जो होगा वो कोई स्केलर आएगा, उसमें कोई भी आई जे के इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे लेते हैं आई जे और ये के, फिर पहले के आई जे के कंपोनेंट, फिर दूसरे के आई जे के कंपोनेंट, और फिर इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट करते हैं। आपके पास जब आंसर लेते हैं तो उसमें आई जे के इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो ये आंसर एक वेक्टर फंक्शन आता है। इसी तरीके से फंक्शन अगर आपके पास इस फॉर्म में, अगर अपने मैग्नीट्यूड लेनी है वही तरीका, आई 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 कंपोनेंट यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 होगा, जे कंपोनेंट 2 टेंजेंट टी और के कंपोनेंट 2 टेंजेंट स्केयर टी आ गया। सबके स्केयर लेके सम करके इनका जजर ले लिया, ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आया होता है और पता नहीं बच्चे क्यों गलती करते हैं, मुझे तो इस बात की कभी भी समझ नहीं आई कि ये इस कदर आसान क्वेश्चन है और फिर भी गलती। ये फंक्शन है एफ ऑफ टी दिया हुआ, ये फंक्शन है जी ऑफ टी दिया हुआ, और आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो बिल्कुल जब हम पहले चैप्टर में कितनी डिटेल से पढ़ के आए कि आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से कर दो और के को के से कर दो। ये देखो आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से किया, के को के से किया, और बस सिंपल ज़रब दे दी तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आई जे के लिखे, फिर एफ का फंक्शन लिखा, फिर जी लिखा और इनका डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया। अब डिटर्मिनेंट ओपन करने का प्रोसीजर क्या होता है वो ये देखें कि
डिटर्मिनेंट ओपन करते हुए आप पहले आई लेते हैं, ठीक, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं। तो ये आपने ये कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस की अलामत लिखी, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरीके से आपने लिया जे और इसके साथ माइनस की अलामत ली, ये माइनस की अलामत और ये जे लिया, और फिर ये रो और कॉलम छोड़ दिए। तो आपने इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे किया। फिर इसी तरीके से आपने के लिया, के के साथ आपने प्लस का साइन लिया, और फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे किया। तो ये आपके पास इसका ओपन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या होती है। किसी भी फंक्शन की लिमिट का ये तरीका होता है कि अगर फंक्शन की लिमिट का साथ उसका डिफरेंस लिया जाए, वो लेस दैन एप्सिलॉन हो जाए। एप्सिलॉन बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, 20 - t नॉट अप्रोचेस लेस दैन डेल्टा, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी फंक्शन की और एल की वैल्यू का डिफरेंस बहुत ही छोटा आ जाए, कब? जब t - t। और इसको दूसरी तरफ से लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि व्हेन t अप्रोचेस टू t नॉट, एफ ऑफ t इज़ इक्वल टू, ये लिमिट ली जाए तो ये आंसर इक्वल टू एल आ जाएगा। ठीक है, हम पहले ये इलामत इस्तेमाल कर देते हैं कि लिमिट एफ ऑफ टी अप्रोचेस टू टी नॉट अगर एल के बराबर आ जाए तो एल इसकी लिमिट कहलाती है। इसी को एक दूसरा वे है लिखने का, वो ये कि इसका मॉड लिया जाए एफ ऑफ टी माइनस एल, एफ ऑफ टी माइनस एल का मॉड लिया जाए, इसका डिफरेंस लेस दैन एप्सिलॉन हो, और ये टी और टी माइनस टी नॉट का डिफरेंस लिया जाए लेस दैन डेल्टा हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए। ये अगर इसकी एल जो है फंक्शनल वैल्यू भी आ जाए और लिमिटिंग वैल्यू भी आ जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। इसी तरह से ये आपके पास 37 पेज ये था, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि अगर लिमिट की वैल्यू आपके पास एफ ऑफ टी नॉट फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, लिमिट की जगह पे एफ ऑफ टी नॉट आ जाए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसमें कहा कि उसने दो फंक्शन है आपके पास कंटिन्यूस, आपने प्रूव ये करना है कि इनका सम भी कंटिन्यूस होता है या नहीं। ये मेरा ख्याल नोट्सों में कंटिन्यूस वाला टॉपिक नहीं दिया हुआ, ये इस बुक में ही दिया हुआ है। एफ और जी जो हैं ये कंटिन्यूस होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमने प्रूव ये करना है कि इनका सम भी कंटिन्यूस होता है। आपने इनका सम कंसीडर किया और सम को अलग अलग पुट आउट किया, तो ये हमारे पास सम की वैल्यू भी फंक्शनल वैल्यू के सम के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट है आपके पास अगर फंक्शन दिया हुआ है आपके पास एफ ऑफ टी, तो आपने बताना है कि एफ ऑफ ज़ीरो किस टाइप का आता है। तो ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू ली तो वो इन्फिनिटी आ गई, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर के डेरिवेटिव से क्या मुराद है? वही जो कैलकुलस के सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है, सेम टू सेम वही लिखी हुई है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इसके बराबर होता है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। और ये जो डेरिवेटिव होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को जाहिर करता है। उसके लिए हमने ये पॉइंट पी और पी डैश लेते थे, और जैसे जैसे हम इस पॉइंट को क्लोज करते जाएंगे ये वाला पॉइंट इधर से ये देखें मैच होता जाएगा, ये करीब आता जाएगा, इतना करीब आ जाएगा कि पी और पी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट लाइन के अलॉन्ग आ जाएगी, टेंजेंट के बराबर आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को ये जाहिर करेगा। इसी तरह से ये यहाँ पे ये दिखा दिया गया कि ये टेंजेंट लाइन को जाहिर करता है। नेक्स्ट है फिर ये फंक्शन दिया हुआ है एफ, और कोई भी फंक्शन अपने कंपोनेंट्स के सम की फॉर्म में लिखा जाता है। और वो ये किया कि ये फंक्शन लिया और ये यहाँ पे तमाम फंक्शन की वैल्यूज़ पुट आउट किए और फिर उनके डिफरेंस ले लिए। ये कैलकुलस सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बहुत डिटेल से ये सारा करवाया हुआ है और बहुत आसान है, आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है ये फंक्शन एफ दिया हुआ है, आपने इसका पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा और फिर nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो पहला डेरिवेटिव सिंपल साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। साइन 2t का डेरिवेटिव होता है कॉस 2t, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया। इसी तरीके से साइन 3t का डेरिवेटिव होता है कॉस 3t, और एंगल का डेरिवेटिव 3 साथ आ गया। इस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और 2 वैसे का वैसे कॉस का डेरिवेटिव लेंगे साइन 2t, और एंगल का डेरिवेटिव 2 फिर आएगा, तो जिसको हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से 3 कॉस 3t का डेरिवेटिव जब लेंगे तो माइनस साइन 3t, और एक 3 दोबारा आ जाएगा जिसको इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये प्रोसीजर इसी तरीके से चलता जाएगा। तो फिर यहाँ से हम इसका nth डेरिवेटिव बना लेंगे। उसके लिए हमने ये किया कि देखें जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 की पावर 1 आती है, 2 की पावर 2 आती है, 3 की पावर 2 आती है। उसी हिसाब से जब nth डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आपके पास ये वाली पावर्स जो है -1 की पावर n आ जाएगी यहाँ, और यहाँ पर 3 की पावर यानी जो nth पावर है उसका डबल आ जाएगी। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने जब 2nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, यानी -1 की पावर हाफ आ रही है, ये 4 था तो यहाँ 2 आ रहा था, तो जब 2n है तो यहाँ पे n आ जाएगा।
और यहाँ पर जितना डेरिवेटिव था उतनी ही 2 की पावर और 3 की पावर आ रही थी, तो इसलिए जितना डेरिवेटिव है उतनी ही 2 और 3 की पावर आ रही है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर फंक्शन एफ दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय इट्स टिप। कर्व हमने मालूम करना है। कर्व का मतलब है कि एक्स और वाई में रिलेशन मालूम करना है। एक्स और वाई में रिलेशन मालूम का मतलब है कि हमने टी को एलिमिनेट करना है, टी को ख़त्म करना है। बस ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कर्व मालूम करना होगा टी को ख़त्म करना है। आपको पता है कि कोई भी फंक्शन एक्स आई प्लस वाई जे लिखा जाता है, तो इसका मतलब है पहला कंपोनेंट एक्स और दूसरा वाई है। यहाँ से आपने टी की वैल्यू ली और दूसरे वेरिएबल में पुट कर दी। ये रिलेशन आ गया, ये लाइन को डिस्क्राइब करता है, तो इसका मतलब है कि कर्व आपके पास कोई लाइन होगी।